प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व दो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त के काव्य का हम अध्ययन कर चुके हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य के अध्ययन से पूर्व की भांति ही हम प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक नज़र डालेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि प्रसाद का जो काव्य है वो किन किन विशेषताओं को लिए हुए है। इसलिए सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व देखते हैं। आप देखें स्क्रीन पर छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में है और देहावसान अर्थात मृत्यु 1937 ईस्वी में है। जब हम आधुनिक काल के काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें अनेक पड़ाव आते हैं। एक ऐसा ही पड़ाव आया जिसके प्रमुख स्तंभकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं। यहाँ आप देखें कि जो संपादक है उन्होंने प्रसाद के बारे में क्या लिखा है। जब हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, ये जो आधुनिक काल के कवि हैं, इन्होंने आधुनिक काल में खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। वहीं हिंदी की खड़ी बोली कविता को सरस और मधुर बनाने का जो स्तुत्य प्रयास है वो जयशंकर प्रसाद को है। हिंदी कविता की जो परंपरागत इतिवृत्तात्मकता थी उसको तोड़ करके छायावादी काव्यधारा की सर्वथा नई भावभूमि खड़ा करने का प्रवर्तन पूरी प्रौढ़ता, गंभीरता, शालीनता और गूढ़ता के साथ जयशंकर प्रसाद को जाता है। छायावादी काव्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभकार प्रसाद जी माने जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा था कि आधुनिक कविता में अनेक पड़ाव हैं, तो एक पड़ाव आया जिसको छायावाद के नाम से जाना जाता है और उस छायावाद के प्रमुख स्तंभकार जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। इनका यदि हम व्यक्तिगत जीवन को देखें तो व्यक्तिगत और पारिवारिक कठिनाइयों के कारण प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व था वो अंतर्मुखी बन गया था, क्योंकि परिवार में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां थीं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू साहित्य और भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया। जब हम इनके रचना कर्म को देखते हैं तो इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना और कविता आदि विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचा। लेकिन प्रसाद मूलतः कवि हैं। ये उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, नाटककार भी हैं, आलोचक भी हैं। लेकिन इनके साथ साथ यदि मूल रूप से हम प्रसाद की चर्चा करें तो मूलतः ये कवि ठहरते हैं। उनका एक ग्रंथ है, महाकाव्य माना जाता है, कामायनी। ये छायावाद का ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति मानी जाती है। छायावाद की सभी जो प्रवृत्तियों का जो संघात है हमें पूरी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ इस कामायनी में मिल जाता है। इसके अलावा इनके कृतित्व और चर्चा करें तो हम देखें कि इन्होंने नाटक के क्षेत्र में ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त आदि नाटक लिख करके हिंदी में जो नाटक की परंपरा थी उसको समृद्ध किया। इनके जो नाटक हैं उनमें भारतीय इतिहास के उन कारणों को खोजने का प्रयास है जिससे भारतीय समाज कमज़ोर बना। यदि उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती, इनके 3 ये यथार्थवादी उपन्यास हैं। इसके बाद यदि हम कहानियों की बात करें तो देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा,
जैसी हिंदी कहानी इन्होंने हिंदी साहित्य को दी, जो एक सर्वथा नया आयाम स्थापित करती है। यदि हम निबंध के क्षेत्र में बात करें तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध लिख करके इन्होंने निबंध परंपरा को भी, निबंध लेखन को भी आगे बढ़ाया और आलोचनात्मक संस्कार का ये हमें परिचय कराते हैं। जैसा कि हमने पूरे पढ़ा, मूलतः ये कवि हैं और कवि भी भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। यदि इनके काव्य की बात करें तो कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर और आंसू प्रसाद जी के प्रसिद्ध काव्य हैं। इनकी कविताओं में हम जो देखेंगे, इनकी कविताओं में प्रकृति एक संचेतन उपादान है, तो मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की वैविध्यपूर्ण झांकी चित्रित की गई है। अब जब हम कविता पढ़ेंगे, इसलिए व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ना जरूरी है। अब हम जब कविता पढ़ेंगे तो हम आप देखें उसमें तो छायावाद की एक विशेषता भी है, प्रकृति चित्रण। यहाँ प्रकृति चित्रण दिखाई देगा। उन्होंने अपने काव्य में अनुभूति, समरसता तथा प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में अहम और इदम, इनका सफल एवं सार्थक समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने जो खड़ी बोली है उसको ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता प्रदान की है और ये अपनी कविता में नए प्रतीक विधान, नए बिंब विधान द्वारा गहन अनुभूति को भावुकता और कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए जब हम काव्य पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनकी कविता में ध्वन्यात्मकता मिलेगी, लाक्षणिकता मिलेगी और प्रतीक विधान, नए बिंब विधान, गहन अनुभूति, भावुकता, कल्पनाशीलता, ये छायावादी काव्य की विशेषता हैं जो सब आप प्रसाद के काव्य में देख सकते हैं। अभिव्यक्ति के सूक्ष्म तथा कल्पनाशील उपादान खोजने में प्रसाद की प्रतिभा अप्रतिम है। कोई मुकाबला नहीं प्रसाद की प्रतिभा का। किसमें? अभिव्यक्ति के सूक्ष्म और कल्पनाशील उपादान खोजने में। इसलिए इनका काव्य इस युग का श्रेष्ठतम काव्य कहा जाता है। इसके बाद इनकी जो महाकाव्य है, एक कृति है कामायनी, जो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इनकी कालजयी कृति है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसमें वो जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। देखिए, बुद्धिवाद तर्क प्रधान होता है, जहाँ बुद्धि लगाते हैं वहाँ तर्क पैदा होते हैं, लेकिन इन्होंने बुद्धिवाद के स्थान पर किसको? हृदय तत्व। हृदय जो तत्व है वो भाव पर बल देता है, इसलिए भावनात्मक काव्य है इनका। शैव दर्शन का जो आनंदवाद है, उस आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए, इसका संदेश प्रसाद की कामायनी में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, इनको प्रतिपादित किया है। यानी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के पोषक हैं जयशंकर प्रसाद। लेकिन इनका जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जो भावना है, उनका जो प्रतिपादन है अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक है। ये जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व था। अब इनका जो काव्य पढ़ेंगे, काव्य के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ आपके जो चयनित जो काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उनमें पहला जो छंद है हमने इनके कृतित्व में पढ़ा, इनकी एक कृति है लहर। जो पहली कविता है वो लहर से ली गई है। दूसरी जो कविता है इनका एक नाटक है चंद्रगुप्त। उस चंद्रगुप्त नाटक में एक गीत है, उस गीत को आपके पाठ्यक्रम में लगाया है। तीसरा इनकी एक कृति है आंसू। आंसू से कुछ चयनित काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। और इसके अलावा जो इनका महाकाव्य है कामायनी, कामायनी का एक सर्ग है श्रद्धा। उस श्रद्धा सर्ग से कुछ काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो आइए सबसे पहले इनका जो लहर कृति से एक जो कविता लगाई है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसमें कवि ने क्या कहा है। यहाँ देखें आप, जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम है बीती विभावरी जागरी। मैंने यहाँ लिख दिया है लहर। ये जो कविता है ये लहर से ली गई है। और अक्सर
जब कभी हम अलंकार पढ़ते हैं और अलंकार में जब रूपक अलंकार पढ़ते हैं तो ज़्यादातर पुस्तकों में आपको ये बीती विभावरी जागरी कविता का ही उदाहरण मिलेगा, क्योंकि रूप अलंकार का बहुत अच्छा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ये कविता है। कविता छोटी है लेकिन भाव उतना ही विस्तृत है। देखने में कविता बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन जब इनका भाव देखेंगे, ये प्रकृति चित्रण की कविता है जो छायावाद की एक विशेषता है। लेकिन इस प्रकृति चित्रण में जो रूपक बांधा है वो रूपक बड़ा ही अनोखा है। रूपक किसका बांधा है? जिस तरह से प्रातःकाल जब होता है, इसमें एक शब्द आया है उषा। उषा उस समय को कहते हैं जब सूर्य निकलता नहीं है, लेकिन रात का जो कोहरा है, अंधकार है, वो छटने लगता है और उस समय कुछ प्रकाश, लेकिन सूर्य का नहीं, सूर्य उदय नहीं होता है जब तक, लेकिन अंधेरा छटने से कुछ उजाला आता है। उस समय ठंडी ठंडी हवा बहती है, प्रकृति में जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा निकलती है, पेड़ पौधों का जो रात का जो अंधकार छटने से एक नया रूप सामने आता है। उस समय को उषा काल कहते हैं, उषा कहते हैं। तो उस समय प्रातःकाल होते ही अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जो पनिहारन हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कुएं पर, किसी तालाब पर पानी भरने के लिए जाती हैं। वो पानी भरती हैं, मटके को कुएं में या तालाब में डुबोती हैं। उस पनिहारन के पानी भरने का रूपक यहाँ प्रकृति के साथ बनाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर इस कविता में इस रूपक को चरितार्थ किया है। आप देखें, छोटी सी कविता है लेकिन बड़ा ही प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं उनको मानवीय क्रियाकलापों से जोड़ा है, इसलिए यहाँ मानवीय अलंकार भी है। आप देखें, साथ के साथ मैं बताता जाऊँगा कहाँ कहाँ मानवीकरण अलंकार है, कहाँ कहाँ रूप अलंकार है, कहाँ अन्य अलंकार हैं। तो आप देखें, बीती विभावरी जागरी। अब देखिए, यहाँ विभावरी कहते हैं रात को, रात्रि बीत गई है। अब री शब्द आया है, री शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्री बोधक है, किसी स्त्री को जागने के लिए कहा गया है। बीती विभावरी जागरी, री शब्द जो है वो एक आत्मीयता प्रदर्शित करता है, एक लगाव दिखाता है। हम जैसे किसी सोते हुए स्त्री को जगाएं, अरे अब तो जागरी, यानी जाग जा। तो बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर अब ये पता नहीं किसको जगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में एक शब्द आया है, तू अब तक सोई है आली। आली कहते हैं सखी को, अर्थात एक सखी किसी दूसरी सखी से, दूसरी सहेली से कहती है कि बीती विभावरी, अब तो रात बीत गई है, जागरी, अब तो जाग जा। तो यहाँ पर देखिए, बीती विभावरी जागरी, रात्रि का बीतना और जगाने का। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर एक लक्ष्यार्थ भी निकलता है। ये उस समय की कविता है जो प्रसाद का जो समय था वो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, देश को आंदोलन के लिए बिगुल बज चुका था। तो उस समय एक तरह से जो इसका लक्ष्यार्थ है वो ये है, जो जनता सोई हुई है, जो अभी सोने का क्या तात्पर्य है, जो चेतन नहीं है, जो स्वतंत्रता के प्रति अभी उत्सुक नहीं है, उसको जगाने का प्रयास किया गया है। तो क्या कहती है सखी अपनी सहेली से, बीती विभावरी जागरी, हे सखी तू जाग, अब तो रात्रि बीत गई है। यहाँ मानविकर अलंकार है इस पंक्ति में। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, बड़ा ही अच्छा रूपक बांधा है यहाँ पर। रूपक अलंकार की जब हम बात करते हैं तो साहित्य में रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, यानी दोनों को एकाकार कर दिया जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, वहाँ रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। देखिए, यहाँ ऊषा को क्या बना दिया है, नागरी। नागरी का अर्थ वैसे होता है चतुर, नागरी का अर्थ होता है नगर में रहने वाली स्त्री। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, उस पनहारन के लिए कहा गया है जो पानी भरने के लिए जाती है।
और वो पनिहारिन कौन है? उषा। उषा के लिए मैंने बताया उषा समय है, उस समय जब सूर्य उदय नहीं होता है और रात का कोहरा छट जाता है। तो जिस तरह से स्त्री कुएं में या तालाब में अपने घड़े को डुबो करके पानी भर के लाती है, इसका रूपक कहाँ बांधा है प्रकृति के साथ में? अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में। अंबर कहते हैं आकाश को, पनघट कहते हैं पानी भरने का स्थान। अंबर पनघट में डुबो रही, कौन डुबो रही? ताराघट, तारा रूपी घड़े को। उषा नागरी, उषा रूपी चतुर नागरी स्त्री महिला। तो क्या भाव हुआ इसमें कि जिस तरह से कोई स्त्री तालाब में कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है और अपने मटके को पानी में डुबो रही है, वही दृश्य प्रातःकालीन प्रकृति से जोड़ करके कवि ने कहा है। क्योंकि प्रकृति में क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है तो जो तारे हैं वो आकाश में डूब जाते हैं। अब उन्हीं का रूपक बांध करके कवि कहता है, उस पनिहारिन का रूपक बांध करके कवि कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे उषा रूपी नागरी अपने तारे रूपी घड़ों को पनघट रूपी अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो देखिए यहाँ पर अंबर क्या है? पनघट है। तारा क्या है? घड़ा है। उषा क्या है? नागरी है, चतुरस्त्री है, नायिका है, पनिहारिन है। तो कवि कहता है कि अब तो जाग जा, क्योंकि सखी कहती है अपनी सहेली से कि अब तो जाग, रात बीत चुकी है और देख उषा रूपी जो नागरी है अपने तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, इसलिए अब तो तू जाग जा। जैसे वैसे भी सामान्य चर्चा हम करते हैं जब किसी उसको अपनी महिला को, स्त्री को जगाते हैं कि देख औरतें तो पानी भर रही हैं कुएं पर, तुम अभी उठी नहीं। तो कभी भी वही प्रकृति के साथ इसका रूपक बांधते हुए ये कहता है कि सखी कहती है कि सहेली अब तो उठ जा, देख उषा रूपी जो नागरी है, जो स्त्री है, वो तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ दोनों पंक्तियों में रूपक अलंकार है। और क्या हो रहा है? खगकुल, कुल कुल सा बोल रहा। अब देखिए कुल कुल शब्द यहाँ 3 बार आया है। अब जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन अनुप्रास के साथ साथ दूसरा अलंकार और है। खगकुल, खग कहते हैं पक्षी को और कुल कहते हैं वंश या वर्ग, यानी समूह है, पूरे पक्षियों का समूह है। प्रातःकाल में क्या होता है, बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी अपनी आवाज़ निकालते हैं। अब यहाँ पर जो पहले वाला जो कुल है, उस कुल का जो अर्थ है वो है वर्ग, समूह है। वंश पक्षियों का जो समूह है, पंक्षियों का जो वंश है, पक्षियों का जो वर्ग है, वो क्या कर रहा है? कुल कुल सा बोल रहा। अब जो दूसरा और तीसरा जो कुल कुल है, ये कुल कुल उनका कलरव है, पक्षियों की आवाज़ है, जो अपनी भाषा में बातें करते हैं, अपनी भाषा में जो क्रियाएं करते हैं, उस ध्वनि को कुल कुल कहा है। और कुल कुल क्यों कहा है? क्योंकि इसकी समानता कवि ने किससे क्या है? पीछे सा शब्द और है, कुल कुल सा बोल रहा, समानता की गई है। कुल कुल सा बोल रहा क्यों? कि ये कुल कुल जो शब्द लिया गया वो इसलिए लिया गया है, जब कोई स्त्री पानी में अपने घड़े को डुबोती है, जब पानी उसमें बढ़ता है तो वो भी कुल कुल की आवाज़ करता है। तो आप देखें यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो गया। अब जब इस तरह से पहले कुल का वर्ग और समूह है, दूसरे कुल का आवाज़ या ध्वनि हो गया, कलरव हो गया, तो यहाँ एक ही शब्द के जहाँ 2 अर्थ निकले, वहाँ कौन सा? यमक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। खग कुल कुल सा बोल रहा, पक्षियों का जो समूह है, पक्षियों का जो वर्ग है, वो कैसे बोल रहा है? कुल कुल करके बोल रहा है। पक्षी भी कलरव करने लगे हैं। सखी क्या कह रही है? पक्षी भी कलरव करने लगे हैं। ये इस पंक्ति तक का जो भाव था, जो मैंने आपको बताया, इससे आगे जो बहुत मैंने आपको बताया, कविता बहुत छोटी है लेकिन भाव बहुत गहरा है। इसका एक लक्ष्यार्थ भी निकलता है, यानी दूसरा अर्थ भी इसका निकलता है। सिर्फ प्रकृति चित्रण से ही संबंध नहीं है, एक दूसरा अर्थ जो मैंने आपको बताया, जो गुलामी की दास्तां में जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने का भी प्रयास किया गया है। इसलिए आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे का छंद पढ़ेंगे। धन्यवाद।